Good morning and a very, very happy morning. We are reading Psychology of Money written by Morgan Housel. We are on page number 29 और इकोनॉमिस्ट भास्कर मजूमदार बोलते हैं कि अगर दो भाई हैं और हम समझते हैं कि उनके हाइट वेट ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे, वो कहते हैं कि अगर आप देखेंगे कि उसमें से एक रिच एंड टॉल है, तो टॉल है और वो ब्रदर रिच ज़रूर होगा, क्योंकि जिस प्रकार की एजुकेशन अपब्रिंगिंग आपको मिली, जिस प्रकार के आपके पेरेंट्स का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस था, ये डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। इस चैप्टर के अंदर राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फेल्योर या रॉन्ग डिसीजन या समथिंग विच वी हैव नॉट गॉट इन आवर लाइफ may not be because you have made a bad decision. It can simply be that there was a risk factor which we did not see और हमारी अपब्रिंगिंग के कारण हमने वो डिसीजन लिया। वो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्या जो फेल्ड बिजनेसेस थे उन्होंने मेहनत नहीं करी, क्या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स करे उसको सोचा नहीं, क्या आलस से करियर ख़त्म हो गए। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है जानना रियल में बिजनेस किस लिए फेल हुआ। बिजनेस इसलिए भी फेल होते हैं कि आप सिंपली एक अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ इक्वेशन पे उस समय होते हैं जब आप उसे कर रहे हैं। और कई बार आप देखिए कि किस्मत साथ देती है, तो राइटर कहता है जैसे लक साथ देता है तो आप ग्रोथ करते चले जाते हो, अगर आप रिस्क में होते हो तो बहुत मैसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अगर आज वो एग्जांपल देता है, मैंने कोई स्टॉक खरीदा और 5 साल बाद वो कहीं भी ग्रो नहीं किया, पॉसिबल है कि मैंने एक गलत डिसीज़न लिया, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मैंने एक अच्छा डिसीज़न लिया। ये मोस्टली डिसीज़न 80% पैसा बनाते, पर दिस पर्टिकुलर वन जो है इसमें पैसा नहीं बना। मुझे ये कैसे पता लगेगा कि जो डिसीज़न मैं ले रहा हूँ ये गलत है, इसमें रिस्क है कि ये ठीक है। पेज नंबर 29 पे फिर राइटर कहता है कि ये पॉसिबल है कि हम मेजर करें कि हमारे कुछ डिसीज़न वाइज थे या नहीं थे, बट रियल वर्ल्ड में डे टू डे के अंदर हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि इसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, ये मुश्किल है। हम प्रीफर करते हैं सिंपल सीधी स्टोरीज, लेकिन ये मोस्टली मिसलीडिंग होती है। बहुत सारे साल राइटर ने लगाए हैं इन्वेस्टर्स के साथ में, बिजनेस लीडर्स के साथ में, और वो कहते हैं कि मैंने ये रियलाइज़ करा है कि किसी दूसरे का अगर फेलियर होता है ना, तो हम उसे कहते हैं कि जी ये बैड डिसीज़न है, और अगर हमारे से कोई फेल होता है तो हम कहते हैं जी हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर आप मुझसे पूछें यानी राइटर से पूछें, तो वो कहता है मैं तो आपको सिंपली ये कहूँगा कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है। कुछ कारण बना और उसका ये इफ़ेक्ट आया, और आपको पता ही नहीं है कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था। और राइटर कहता है कि अगर मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए जज करने लग जाऊँ कि मैं किसी चीज़ में फ़ेल क्यों हुआ था, तो मैं एक बड़े नैरेटिव्स बनाऊँगा, जस्टिफ़ाई करूँगा कि मैंने ये डिसीज़न कैसे लिया, और एट्रीब्यूट करूँगा कि भई ये बैड आउटकम है, ये क्योंकि मैं रिस्क था और उसमें किस्मत में मेरी नहीं था तो ये नहीं आया। यहाँ पे फोर्ब्स मैगज़ीन का एग्ज़ाम्पल देते हुए राइटर कहता है कि फोर्ब मैगज़ीन उन इन्वेस्टर्स को कवर नहीं करती है जिनके डिसीज़न ठीक थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ रिस्क थे, उसमें पैसा नहीं कमाया। लेकिन उसे सेलिब्रेट ज़रूर करती है जिन्होंने रेकलेस डिसीज़न लिए लेकिन लकी साइड में थे और पैसा कमाया। कहता है जैसे एक कॉइन के 2 हिस्से होते हैं ना, इसी तरह से कोई डिसीज़न आपको रिस्क साइड में ले जाता है और कोई डिसीज़न आपको लक साइड में ले जाता है। राइटर कहता है कि हम हमेशा ये सीखना चाहते हैं कि पैसे की दुनिया में क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। बहुत डेंजरस है ये। हम लोगों को देख के ये समझना चाहते हैं कि कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी काम करी, कौन सी नहीं करी, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करी, कौन सी नहीं करी। आप कैसे अमीर बनेंगे, आप कैसे अवॉइड करेंगे गरीब बनना। ये कैसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं? बाय ऑब्जर्विंग लोगों के सक्सेस और लोगों के फेलियर। उसने ये ऐसे किया तो ये ठीक हो गया, तो उसने वैसे किया, ये अवॉइड करना था। अगर हमारे पास में कोई जादू का डंडा हो तो हम बिल्कुल ये सीखना चाहेंगे, डिस्कवर करना चाहेंगे कि किस प्रोपोर्शन में हम क्या करें कि आउटकम वो हो जो हम चाहते हैं, रिपीटेबल हो, रैंडम कि उसके अंदर कोई रिस्क हो। लेकिन हमारे पास ऐसा है नहीं। हमारे पास एक ब्रेन है जिसको हमेशा इजी आंसर्स चाहिए। हम ऐसी चीज़ें खोजते हैं जिसको हम नकल मार सकें, सक्सेस पा सकें, और ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। जो कहता है कि मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, बिल्कुल बिल गेट्स की, जो बहुत ही सक्सेसफुल थी। आप उस सक्सेस को
ये नहीं बता पाओगे कि भैया ये स्किल से सक्सेस हुआ कि ये किस्मत से सक्सेस पाई। यहाँ पे कॉर्नलिस वेंडरबिल्ट ने रेल रोड एम्पायर क्रिएट किया और उनके बिजनेस एडवाइजर ने बोला कि भैया तुम जितनी भी ये एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शंस करते हो ये कोई ना कोई लॉ को ज़रूर तोड़ता है। वेंडरबिल्ट ने बोला कि हम लॉ के साथ अगर चलेंगे तो हम कभी भी इस बिज़नेस को कर नहीं पाएंगे। तो राइटर कहता है जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरा पहला एटीट्यूड ये था कि भाई यार ये इतना सक्सेसफुल है कि वो कर रहा है कि जो लॉ अकोमोडेट ही नहीं करता है कि वो काम कर रहा है। ही सेड टू हेल्प विद इट एंड ही वेंट एंड वर्कड एंड बिकेम सक्सेसफुल और बहुत ही सक्सेसफुल। सक्सेस है लेकिन डेंजर कितना है? कोई भी सही दिमाग का आदमी ऐसा करने को रेकमेंड करेगा? जब ये सारी कॉन्वर्जेशन पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा भी तो इमेजिन करते हैं ना कि उसकी कंपनी जो है वो कोर्ट ऑर्डर के अंदर ख़त्म भी हो सकती है। अगर आप सारे देखें ना जितने भी गुटखा विस्की ये सारे बिजनेस चल रहे हैं ये कितने सारे लॉ ब्रेक करते हैं और सबसे ज़्यादा ये पैसा कमा रहे होते हैं। राइटर कहता है पेज नंबर 31 पे कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम प्रेस कर सकते हैं कि भाई लॉ को फ्लॉन्ट करके पैशन के साथ में आपकी किस्मत आपके साथ में दे रही है। मैं एग्जैक्टली कुछ लाइन इस बुक से पढ़ना चाहूँगी कि जज ने उसको एक बार ये भी बोला कि वो एक थीफ है, लेकिन ऑफन जो हिस्टोरियंस उसको पोर्ट्रे करते हैं एज अ कनिंग बिजनेस स्मार्ट्स। लेकिन उसके साथ में नरेशन क्या आ रही है यहाँ पे कि आप आउटडेटेड लॉज को इनोवेशन के रास्ते पे आने नहीं देते हैं। प्रश्न क्या उठता है कि आपने वो लॉ अबाइड नहीं किया तो क्या आपने कोई क्राइम किया? दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या रॉकफेलर एक जीनियस था, उसके सक्सेस से सीखो, या रॉकफेलर एक क्रिमिनल था, उसके बिजनेस फेलियर से क्या सीखोगे? कुछ नहीं, क्योंकि वो तो सक्सेसफुल था। उसने ऐसा किया, उसके लिए वो काम किया। राइटर कहता है एक बहुत ही थिन सी लाइन है जो बोल्ड एंड रेकलेस ये जो डिसीजंस के बीच में है बहुत ही थिन है। यहाँ पे और एग्जाम्पल दे रहे हैं बेंजामिन ग्राहम जिनका कि एक जो ऑफ स्टॉक था जीको कंपनी का, उसने उसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया। ग्राहम ने खुद लिखा कि एक लकी ब्रेक लाइफ में होना या एक सुप्रीमली श्रूड डिसीजन की वजह से वो पैसा आना, हम उसे अलग नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते हैं कि वो पैसा कैसे कमाया गया। हमें मार्क ज़करबर्ग का एग्जाम्पल देख के राइटर कहता है वो जीनियस था, उसने याहू को अपनी कंपनी को नहीं बेचने दिया। और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं याहू को कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने बिड किया उसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को नहीं बेचा। जो कहता है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी किस्मतें चमकी हैं, बहुत सारे फेल्योर्स क्रिएट हुए हैं जो अपने खुद के कोई ना कोई कारण से, लेकिन ये देखना कि ये डिसीजन से हुआ या लक से हुआ या रिस्क से हुआ, ये बहुत ही मुश्किल है। कुछ कहते हैं कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट और कुछ कहते हैं कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसको चाहिए क्या है। ये दोनों बिजनेस की विजडम है और दोनों ही ठीक हैं। इंस्पायरिंगली बोल्ड होना बिजनेस में या फुलिशली रेकलेस होना, ये भी एक ही बात है, विजिबल है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो आप इंस्पायरिंगली बोल्ड हो, अगर आप उसको नहीं हुए तो फुलिशली रेकलेस हो। तो राइटर कहता है कि ये एक ईजी प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए। डिफ़िकल्टी है कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस्मत क्या है, स्किल क्या है, रिस्क क्या है। लेकिन दो चीज़ें राइटर सजेस्ट करता है पेज नंबर 33 पर कि जो आपको एक बेटर डिसीजन की तरफ लेके जा सकती है। केयरफुल हो कि आप किसको प्रेज़ कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, कि जिसके जैसा आप बनना चाह रहे हैं। बी केयरफुल जिसके आप नीचा दिखा रहे हो कि भाई ये तो बेकार है, ऐसा तो मैं बिल्कुल बनना ही नहीं चाहता। तो ये ज़रूर याद रखें कि अगर आप ये सोच रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि 100% आउटकम किसी भी बिजनेस का एफर्ट और डिसीजन से है, ऐसा नहीं है। तो फोकस करें ब्रॉड पैटर्न्स के ऊपर, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड केस स्टडीज़ पे नहीं। राइटर कहता है जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसको एक लेटर लिखी, उसमें ये लिखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जहाँ पे एजुकेशन को एनकरेज किया जाता है, कुछ ऐसे जो इसके अगेंस्ट होते हैं। कुछ फ्लरिशिंग इकोनॉमीज़ के अंदर एनकरेजिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के टाइम पे पैदा होते हैं, कुछ वॉर के टाइम पे, डेस्टिट्यूशन के टाइम पे पैदा होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे कि तुम सक्सेसफुल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम पैसा कमाओ, लेकिन ये याद रखना कि सब सफलता हार्ड वर्क से नहीं आता।
नहीं आती और सारी गरीबी सिर्फ आलस्य की वजह से नहीं आती। तो जब भी लोगों को जज करना, तो इस बात को ध्यान में रखना कि उनकी सफलता, उनकी ना सफलता किसी और कारण से भी हो सकती है। तो अपने आप को भी जज करना, तो इसको भी देखना कि डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। पेज नंबर 33 पे राइटर कहता है कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को स्टडी करते हैं, तो ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि हम एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल, कोई बिलियनियर, कोई सीईओ या कोई मैसिव फेलियर, उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल होता है और दूसरी सिचुएशंस के अंदर लीस्ट एप्लीकेबल होता है। द मोर एक्सट्रीम द आउटकम, द लेस लाइकली यू कैन अप्लाई दिस लेसन टू योर लाइफ। क्योंकि वो जो एग्जाम्पल को आप स्टडी कर रहे हो ना, वो आउटकम किसी एक्सट्रीम एंड्स के लक, रिस्क और किसी सर्कमस्टांसिस से आया होगा। तो अगर आपको कोई एक्शनेबल टेक अवे चाहिए, तो वो आपको मिलेगा अगर आप ब्रॉड पैटर्न ऑफ सक्सेस एंड फेलियर देखोगे। द मोर कॉमन द पैटर्न, जो रिपीटेडली हो रहा है, आप उसको अपनी लाइफ में ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। राइटर कहता है कि आप ये सोचते हो कि आप वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट को कॉपी करोगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप किस्मत के ऊपर अपने जीवन को आधारित नहीं कर सकते हो ना। तो कहता है बुक में आगे आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी लाइफ में टाइम को कंट्रोल किया है, एक हैप्पियर लाइफ को लीड किया है। क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है हिस्टोरियन फ्रेडरिक लुइस एलन का, जिसने एक पूरा टाइम स्पेंड किया जहाँ पे एक एवरेज मीडियन अमेरिकन की लाइफ को, बहुत सारों को उसने स्टडी किया, वो कैसे रहते हैं, कैसे बदले, कैसे काम करते हैं। वहाँ से बहुत सारे रेलेवेंट लेसन्स लिए जा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक स्पेसिफिक व्यक्ति की ज़िंदगी से इंस्पायर होकर हम डिसीजन ले या उसके फेलियर से डिसीजन ले, दैट विल नॉट बी द राइट। वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू डू, उसका ब्रॉडर पैटर्न क्या है, उस समय लोगों का क्या कर रहे हैं। तो सपोजिंगली इफ आई एम इन टू इंडस्ट्री ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग और आई एम अ कंसल्टेंट, so I do not look into how one consulting firm has done or how one business has grown. I look at almost all the businesses and see their success, a pattern, कि what pattern has worked, and take my decisions from there. बिल गेट्स की कुछ लाइनें हैं, सक्सेस, सफलता एक लाउजी टीचर है। ये स्मार्ट पीपल को ये सोचने पे मजबूर करता है कि वो तो कभी हार ही नहीं सकते। जिस समय में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं ना, तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये सच में ऐसा ही रहेगा कि आप इनविंसिबल हो। तो अगर आप ये सोच लें कि ये सफलता मेरी किस्मत के साथ में भी है, ये पलट सकता है, ये दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकता है। इसी तरह से जो फेलियर है ना, ये भी एक लाउजी टीचर हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट पीपल ये सोचेंगे कि भाई मेरे जो डिसीजन था वो टेरेबल था, और रियलिटी के अंदर उस समय पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो रिस्क फैक्टर वहाँ पे था। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्जेशन है, कि जब हम फेलियर से डील कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऐसे अरेंज करना है, जो आपका फाइनेंशियल गोल नहीं मिला है तो अपनी लाइफ को ऐसे अरेंज करना है कि ये आपको ख़त्म ना करे और आप गेम में रहें, प्ले करें, जब तक कि ऑड्स आपके फेवर में ना आ जाएं। पता है, मेरी मम्मा कहती थी, रही मन चुप हो देखिए, देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आए हैं बनत न लगिए देर। मीन्स कि जब किस्मत साथ देगी तो अपने आप, ये कबीर जी के दोहा है जहाँ तक है, अपने आप चीज़ें बदलती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रिकग्नाइज करें कि लक इन सक्सेस और रिस्क का रोल क्या है। अपने आप को अंडरस्टैंड करें जब आप अपने फेलियर्स को जज कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर एज गुड और एज बैड नहीं होती है। तो इसके साथ चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा कि कोई पागल नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है यार ये क्या कर रहा है, ये कैसे करता है, ये उसकी एक अपब्रिंगिंग है, जैसा कि वो उसको पैदा हुआ है, उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उस समय के वातावरण का प्रभाव है। और फिर दूसरे चैप्टर में हमने इसे सीखा कि लक एंड रिस्क ये प्रभाव करते हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर। इस फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बुक को आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। दिस इज़ रियली गोल्ड टू मूव अहेड। थैंक यू सो मच।